नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली में चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान जबरदस्त हो गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दनादन वादों की बारिश कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं और उन सारे वादों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं। एक नया वादा भी कर डाला, पुजारियों ग्रंथियों को वेतन। दूसरी तरफ जो मौलवी और इमाम हैं उन्होंने केजरीवाल के घर को घेरा हुआ है कि हमारा तो पैसा दिया ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त चल रहा है। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का शोक पूरा देश मना रहा है। केंद्र सरकार ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए और कई राज्यों ने भी, साथ में भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसने भी अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, विदेश चले गए। तो उनकी विदेश यात्रा पर सवाल तो उठेंगे और सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ उसके बाद कांग्रेस की तरफ से छोटी छोटी कई बातें उठाई गईं, गैर जरूरी बातें भी उठाई गईं। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजनीति सिर्फ दिखावा थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन पर भी राजनीति कर रहे थे और दिखावा कर रहे थे। और सवाल पूछ रही है कि विदेश यात्रा राष्ट्रीय शोक के बीच। तो इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि संदेश खाली में, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली आप भूले नहीं होंगे, वही जहां पर टीएमसी नेताओं ने दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप हैं, साथ में जमीन कब्जाने का भी आरोप है। वहां पर करीब 1 साल बाद कल ममता बनर्जी वहां गई और आज शुभेंदु अधिकारी भी हैं। तो बीजेपी और टीएमसी वहां आमने सामने। और इसके बाद बात करेंगे कि संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में सपा के प्रतिनिधिमंडल पैसे देकर आ गए। किनको पैसे दिए हैं? जिनके ऊपर आरोप है, जांच चल रही है और पैसे दे आए। इसका मतलब आपने क्लीन चिट दे दिया। अखिलेश यादव ने नया शिगुफा भी छोड़ दिया तुष्टीकरण में कि सीएम आवास में मंदिर दबा हुआ है। तो सवाल उठ रहे हैं, आप जब सीएम आवास में थे तो क्यों नहीं निकाले? इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। स्पेसएक्स मिशन के लॉन्च के साथ अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने की ओर बढ़ा भारत। अंतरिक्ष में देश की उपलब्धियों में लगे 4 चांद। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और अंधकार में धकेलने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद भी आपके कार्रवाई न करने पर साधा निशाना। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किया पोस्टर, गिनाए केजरीवाल के झूठे वादे, आपको बताया भारत की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जारी राष्ट्रीय शोक के दौरान ही राहुल गांधी के विदेश दौरे पर चले जाने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में फिर से गरमाई राजनीति। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे के बाद आज नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जन संजोग यात्रा। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल मामले में पुलिस की चल रही है जांच। लेकिन इसी बीच सपा प्रतिनिधिमंडल ने आरोपी के परिवारों से मुलाकात कर दे दिए पैसे। तो सवाल उठ रहा है कि क्या जांच से पहले ही सपा ने दे दी आरोपी को क्लीन चिट? किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया 2 दिन का समय। पंजाब सरकार को उपलब्ध करवानी होगी चिकित्सा सहायता। और उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर के बीच लोगों में नए साल के स्वागत का जोश। नैनीताल में भारी संख्या में उमड़े पर्यटक। तो गुलमर्ग में स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर जोर। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली में मौसम तो सर्द है
लेकिन राजनीतिक पारा पूरे उफान पर है, घमासान मचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक दनादन ताबड़तोड़ वादे किए जा रहे हैं। महिलाओं को पहले 2100 रुपए देने का वादा किया था, बुजुर्गों को संजीवनी योजना पर, उस पर विवाद भी हुए। अब इसके बाद एक और वादा कर दिया। अब पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने का केजरीवाल ने नया वादा कर दिया। इससे पहले साल 2013 से ही अब तक पिछले 12 सालों में सिर्फ मौलवियों और इमामों को दे रहे थे वेतन अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर हमला, पोस्टर जारी करके केजरीवाल के झूठे वादों को बीजेपी ने इस बीच गिनाया। साथ ही बीजेपी कह रही है कि हमने तो पिछले 2.5 साल से पुजारियों और ग्रंथियों को भी वेतन देने की मुहिम चलाई थी। अदालत में भी इस मामले को लेकर गए, वहां सुनवाई होने वाली है, और उससे ठीक पहले केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने का वादा कर डाला। जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि मौलवियों और इमामों को तो पिछले 12 साल में बांट चुके हैं 58 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल। लेकिन इन सब के बीच बकाए वेतन के लिए मौलवी इमाम भी कर रहे हैं केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। और एक और मामला है, क्योंकि बात जब वादे की है और वादे टूटने की है, तो पंजाब से आए 180 ईटीटी शिक्षकों ने भी पे स्केल वाले मुद्दे पर वादा पूरा न करने पर केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। तो विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो सम्मान योजना का ऐलान किया, तो जरा पहले उनको देख लीजिए। जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। तो केजरीवाल के ऐलान के बाद भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने केजरीवाल की घोषणा के बाद पलटवार किया इस घोषणा पर। क्या कुछ कहा भाजपा के नेताओं ने, देखिए जरा। मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को मानदेय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। कई बार हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया है। साधु संत पुजारी भी सड़कों पर आए हैं और उन्होंने जो श्राप अरविंद केजरीवाल को दिया है उससे ये बच नहीं सकता। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें राम याद आ रहे हैं। हम ये सवाल कोर्ट में लेके गए और कोर्ट की तारीख है 21 जनवरी। वहाँ उनको जवाब देने की खाली मौलवी और इमामों को आप क्यों दे रहे हो, पुजारी को क्यों नहीं दिया। उस जवाबदेही से बचने के लिए उन्होंने ये घोषणा की है। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, तो एक सवाल आता है सबके मन में, पापी आप शराब कारोबारियों से प्यार करती थी और मंदिरों के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके दे रही थी कि दलाली करने के लिए जो पवित्र स्थल हैं आपने उसको भी नहीं बख्शा। और यह कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। तो बीजेपी कह रही है कि नया झूठ का खेला है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के दनादन वादे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक घमासान तो मच गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली की राजनीति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। धीरज, बहुत सारी बातें एक साथ हो गई।
एक तरफ केजरीवाल जो हैं वो पुजारियों ग्रंथियों को वेतन देने के लिए योजना लेकर आ गए, दूसरी तरफ केजरीवाल का घर घिरा हुआ है, इमाम मौलवी सब वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा पहले दे तो दीजिए नए ऐलान करने से पहले। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने जो ये ऐलान किया है धीरज, क्या अरविंद केजरीवाल ने ये देख लिया कि इसी मामले पर अदालत में सुनवाई होनी है, उससे पहले ये ऐलान कर दो और एक स्कोर कर लो, वादे के मामले में एक और स्कोर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता करके और जो वकील थे रुक्मिणी सिंह उनको भी पेश किया पत्रकारों के सामने, और रुक्मिणी सिंह ने साफ तौर पे हमें बताया कि देखिए ये 2022 से ये मामला चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 से इस मामले को हाई कोर्ट में ले गई थी, और 2022 में जो वकील रुक्मिणी सिंह उनके साथ जुड़े और रुक्मिणी सिंह ने साफ तौर पे हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी से ये पूछा कि अगर आप इमामों को दे रहे हैं तो फिर पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, ग्रंथियों को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसकी जो तारीख थी वो तारीख 21 जनवरी की थी, और 21 जनवरी को किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को कोर्ट में जवाब देना था कि आपने अभी तक पुजारियों और ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया। तो ये जाहिर सी बात है कि उन्हें देने की उनकी मजबूरी आ गई थी। इसी के चलते आनन फानन में उन्होंने एक घोषणा कर दी। लेकिन इस घोषणा से एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। उन्हें नहीं मालूम था कि इस तीर से हो सकता है ये तीर जो है वो घूमकर हमारी पार्टी की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि कल सुबह से 11 बजे से जैसा कि हमने देखा कि जो दिल्ली में 250 इमाम आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर के बाहर वो जमा थे, और उन्होंने साफ तौर पर उनसे कहा कि मुझे 18 महीने का तनख्वाह नहीं मिली है, इसकी वजह क्या है। तो एक तरीके से इमाम ने उनको घेरने की भी कोशिश की, और साफ तौर पर उन्होंने अपनी मांग भी रखी और उन्हें चेताया भी। उन्होंने साफ तौर पर इमामों ने कहा कि अगर हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिलती है तो दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल। अब आते हैं आज के मुद्दों पर, जैसा कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम हनुमान मंदिर में जाके, कनाट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाके आज इस योजना का उद्घाटन करेंगे पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए। और मैं सुबह 10 बजे से उस हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं पहुंचे अभी तक। शायद क्या मामला है, क्यों नहीं पहुंच पाए? अभी वो पहुंचे हो। हाँ, क्यों नहीं पहुंच पाए? कुछ आया आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक अपडेट? वो पहुंचे नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई अपडेट आया, क्यों नहीं पहुंचे? अभी हमने आम आदमी पार्टी के एक दफ्तर में ये ढूंढने की, सर्च करने की कोशिश की है कि आखिरकार उन्होंने 11 बजे का टाइम जो हनुमान मंदिर को दिया था, और 11 बजे से जो पूरे दिल्ली की जो मीडिया कर्मी की जो भीड़ जो थी वो हनुमान मंदिर में जुटी थी। दरअसल इसके पीछे की वजह मैं आपको समझाना चाहता हूं। जरूर इसके बताइए। पीछे की वजह है वहां के जो साधु संत और जो पुजारी वहां जो जमा थे, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि आज अरविंद केजरीवाल को पुजारियों की याद क्यों आई। आपने 58 करोड़ 30,90,000 रुपये आज तक आपने इमामों के बीच में बांट दिए, और अभी तक आपको जो पुजारियों की और ग्रंथियों की याद नहीं आई। तो अगर आप इस मंदिर से इस योजना का उद्घाटन करना चाहते हैं तो पहले आप हमें कम से कम हमारी 2 महीने की सैलरी हमारे खाते में डाल दे, तभी हम आपको इस योजना का उद्घाटन यानी कि मामला बिल्कुल वही है, मामला वही है जो महिला हो सकती है, जो महिला सहायता योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जी। महिला सहायता योजना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरह, झारखंड सरकार की तरह खाते में क्यों नहीं डाल रहे, जब यहां पर सरकार है। तो पहले से तो यहां पर आपकी सरकार है, खाते में डालिए, उसके बाद चुनाव के बाद भी डाल दीजिएगा, जैसे महाराष्ट्र सरकार और झारखंड सरकार ने किया भी है। इस योजना पर भी वही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर आई धीरज कि पंजाब से भी टीचर आ गए हैं केजरीवाल के घर को घेरने के लिए। मौलानाओं के साथ साथ मौलाना मौलवी तो घेर ही रहे हैं, लेकिन पंजाब के टीचर भी केजरीवाल के घर को घेर रहे हैं।
बिल्कुल पंजाब के भी जो शिक्षक हैं वो कल लगभग 11-12 बजे के करीब वो भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके आवास पर वो पहुंचे और उनके आवास पर पहुंचकर उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे अपनी फरियाद रखी। दरअसल मामला ये है कि ये जो 180 टीचर हैं, इन टीचरों को भगवंत मान से मुलाकात नहीं हो पा रही है। अच्छा। और वो टीचर कई दिनों से भगवंत मान का इंतजार पंजाब में कर रहे हैं जी। अब उनकी भगवंत मान से अगर मुलाकात नहीं होती है तो वो किसी तरीके से थक हार कर पंजाब के मुख्यमंत्री को छोड़कर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पास आए हैं, अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। और उनका भी मामला है कि उन्हें जो निलंबित किया गया है तो किस आधार पे वो निलंबित किया गया है, तो इसका जवाब अगर भगवंत मान नहीं दे पा रहे हैं तो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। बिल्कुल। और भगवंत मान मिलेंगे कहां से, पहले उन्होंने टाला और इस बीच में शायद वो भी छुट्टी पर हैं कहीं विदेश में, है ना। और छुट्टी पर तो राहुल गांधी भी हैं, जिस पर कि हम लोग खास चर्चा भी करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका जुड़ने के लिए और बात करने के लिए दिल्ली की राजनीति पर। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी भी विदेश चले गए हैं और ये विदेश जो गए हैं ये बाकी यात्राओं की तरह नहीं है। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक चल रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का शोक। इसी बीच राहुल विदेश यात्रा पर गए हैं तो सवाल तो उठेंगे, इसी पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। जैसा कि हमने बताया था कि खास चर्चा में आज बात करने वाले हैं, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के शोक के बीच गए हैं। तो राष्ट्रीय शोक के बीच राहुल गांधी विदेश में। देश में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर चल रहा है 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक। लेकिन इन सब के बीच, इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा पर निकल लिए। वियतनाम जाने की बात आ रही है सामने। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और यह मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय शोक के समय राहुल गांधी की विदेश यात्रा हो रही है तो बीजेपी इस पर हमला बोल रही है और कह रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मौत पर भी राजनीति कर रहे थे राहुल गांधी और अब गायब है। तो क्या स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत पर राहुल गांधी दिखावे का ड्रामा कर रहे थे? बीजेपी ये बात कह रही है और बात है कि केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्य सरकारों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं शोक के चलते। यहां तक कि बीजेपी पार्टी ने भी अपने कई पार्टी कार्यक्रम को रद्द किया है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के मौत के राष्ट्रीय शोक के दौरान ही राहुल गांधी विदेश चले गए। पता नहीं कितना अर्जेंट। एक और मामला सामने आ गया। केरल के सीएम विजयन ने राष्ट्रीय शोक के दौरान ही एक 5 स्टार होटल का उद्घाटन कर डाला। ये तमाम मुद्दे हैं जिससे यह पता लगता है कि जिस संवेदनशीलता की जरूरत थी उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं और सवाल बीजेपी उठा रही है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए, कहा कि राष्ट्रीय शोक के दौरान भी वो छुट्टियां मना रहे। राहुल गांधी जी को अपनी वेकेशन और न्यू ईयर की पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखी, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शोक में
देश में रहने के लिए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा चुका है, परंतु राहुल गांधी प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी न्यू ईयर की पार्टी को। ये वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब इस देश के सामने रखी थी, जहां राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था और सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया था। तो बीजेपी तो सवाल उठा रही है, सवाल बनता भी है, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या सफाई दे रही है? कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, इसलिए जाना पड़ा। श्री राहुल गांधी पूर्व नियोजित कार्यक्रम में अपने गए हैं, और जहां तक सवाल है मनमोहन सिंह जी का, सबने सब कुछ तो देखा होगा। करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी की आंखों से निकलते हुए वो आंसू भी देखे होंगे। ये सफाई आपने सुन ली कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इससे सवाल खत्म नहीं होते। और सवाल इसलिए खत्म नहीं होते कि 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये कि ये आम विदेश यात्रा नहीं है, राष्ट्रीय शोक के समय गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलते हैं वहां पर बने मरघट वाले हनुमान जी पहुंचे। इन 12-13 सालों में उन्हें मरघट वाले हनुमान जी की याद नहीं आई, लेकिन आज पहुंचे वहां पर। कारण स्पष्ट है कि उन्हें पता है कि जनता के बीच में गुस्सा है, जनता सवाल पूछती है, जनता इनको याद दिलाती है पानी, बिजली, भ्रष्टाचार, सड़कें, लूट, शराब का घोटाला। तो अब वो जगह ढूंढते हैं जहां बिना बताया जा सके। भगवान हनुमान भी जानते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, उन्हें भी मालूम है कि कौन सा भक्त है और कौन सी ऐसी दुरात्मा है जो भक्त का रूप करके धारण करके आ रही है। तो निस्संदेह हनुमान जी का, महंतों का, पुजारियों का, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निस्संदेह उसका परिणाम भी आपको दिल्ली के चुनाव में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, वीरेंद्र सचदेवा पीसी कर रहे थे, इससे पहले हम इसी पर बात ही कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों को धोखा देने की राजनीति है, इसी पर बात कर रहे थे। बहरहाल हम आज की खास चर्चा पर लौटते हैं जो कि हम करने वाले हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक तो राष्ट्रीय शोक का समय है, दूसरी बात अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। पता होना चाहिए कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का इस खास चर्चा में। और मैं पहले अनंत विजय सर के पास चलता हूं। अनंत विजय सर, इसमें नया क्या है? राहुल गांधी तो इस तरह बिना बताए विदेश यात्रा पर पहले भी गए हैं, कई बार गए हैं, कहते हैं भाई निजी यात्रा पर जा रहे हैं। अब ये बात अलग है, कभी उसका ब्यौरा मिलता नहीं, कितने दिनों की यात्रा है, क्या करने जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तमाम इस तरह के आरोप लगे, लेकिन वो कहते हैं निजी यात्रा है। तो इस बार की यात्रा पर इतना बवाल और सवाल क्यों, अनंत विजय सर? देखिए लालजी सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में होता है और किसी संसदीय पद पर होता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता, वो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक जीवन में जीने के लिए एक तरह से कहें तो उसकी मर्यादा में बंध जाता है। श्रीमान राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, इस नाते से जबकि राष्ट्रीय शोक की घड़ी है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 तारीख को दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में होने वाली अपनी पार्टी की रैली तक स्थगित कर दी। जो राजनीतिक रैली करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार की शोक की अवमानना नहीं होती थी, वो रैली तक स्थगित कर दी गई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का
विदेश जाना। और प्रमोद जी को अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर, जब वो कह रहे थे कि वो पूर्व निर्धारित था। तो नेता प्रतिपक्ष हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, उनके सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सोच समझकर कि मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया तो विदेश जाने की का नियम बना लिया जाए। और शोक की घोषणा ही इसलिए होती है कि आपके जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उनको रद्द करके आप शोक में रहें। ये माना जाता है और ये अपेक्षा भी की जाती है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे लोग इस मर्यादा से बंधे हुए हैं। और ये एक संसदीय परंपरा ही नहीं, हमारे देश की जो अपनी परंपरा है कि घर के बुजुर्गों का अगर निधन हो जाता है तो 13 दिनों तक कोई भी शुभ काम तक नहीं होता। ये भी एक परंपरा हिंदू दर्शन में है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी को इस प्रकार से विदेश जाना इस बार इसलिए इस पर सवाल और बवाल दोनों हो रहे हैं अधिक, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के होने पर उनकी पार्टी ने बहुत राजनीति की, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप मनमोहन सिंह जी को लेकर इतने ही संवेदनशील थे, उनके अंतिम संस्कार को निगमबोध घाट पर किए जाने और राजघाट पर न किए जाने को आपने उनके पार्थिव शरीर को घर में रखते हुए मुद्दा बनवा दिया अपनी पार्टी से, और अभी आप वहां उनकी अस्थि चुनने भी नहीं गए। उसकी सफाई कांग्रेस पार्टी ने दी कि परिवार की निजता का सम्मान कर रहे थे। और आज स्वर्गीय मनमोहन सिंह की पत्नी का कीर्तन करते हुए अगर वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है तो क्या उनसे उनका निजता का आनंद नहीं होता है? तो इन सारी चीजों में एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ आप मनमोहन मैं लौटता हूं आपके पास, बहुत संवेदनशील दिखने का प्रयास करते हैं लेकिन दिख नहीं पाते। जी, मैं लौटता हूं आपके पास। आपने कई बातें, गंभीर सवाल उठाए हैं कि संवेदनशीलता पर सवाल है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने शुरू से लेकर किया, जिस दिन दुर्भाग्यपूर्ण निधन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जिस दिन से हुआ है, उस दिन से लेकर के, राहुल लाल जी, क्या इतना कहना पर्याप्त है कांग्रेस की सफाई में कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, चले गए? क्योंकि देखिए, सवाल उठाने वाले तो ये उठा रहे हैं, किससे मिलने गए हैं, कौन सा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, 31 दिसंबर आज है, कल 1 जनवरी है। सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं, कहीं नए साल का जश्न मनाने तो नहीं निकल लिए हैं? लालचंद जी, मुझे 1.5 मिनट का समय जरूर दीजिएगा, फिर सभा से खंडन करवा लीजिएगा। बिल्कुल बोलिए। लालचंद जी, राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि संवेदनशीलता कम है, उनके मामले में शोक नहीं मना रहे हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। अरे अभी तो हम लोगों ने देखा कि 28 दिसंबर को निगमबोध घाट पे एक पूर्व प्रधानमंत्री के पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है किस तरह से संपन्न की गई। इस सनातन धर्म, सनातन परंपरा का पालन करने वालों ने जो परिवार है, परिवार के लोगों के अनुसार भी नहीं जानने का प्रयास किया कि वो जो उन्होंने इच्छा प्रकट की उसके अनुसार अंतिम संस्कार करने का प्रयास नहीं किया, और राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में अगर इसमें सबसे संवेदनशील कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, तो इसको कैसे माना जा रहा है कि उनकी विदेश यात्रा हर हालत में जो है कि वो शोक को तोड़ने वाली है, वो कोई न्यू ईयर मनाने के लिए जा रहे हैं? ये चीजें क्या, ये डिटेल्स राहुल गांधी ने दिया है कि वो न्यू ईयर मनाने के लिए विदेश यात्रा पर गए हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति से उन्हें बाहर आना चाहिए। उनके ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ये जो दिसंबर का पूरा महीना बीता है, उन्होंने मनमोहन सिंह का खुद का सम्मान नहीं किया। इसी दिसंबर में हम लोगों ने देखा कि सदन के भीतर अमित शाह जी ने हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब का कैसे अपमान कर दिया। तो अपमानों की पूरी लिस्ट, और पूरे दिसंबर में तो उन्होंने संवेदनशीलता की सारी हदें तोड़ दी है। पर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के, मैं केवल एक आखिरी बात ही कह रहा हूं, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, फिर भी अगर विदेश जाते थे वो, तो भारतीय जनता पार्टी 10 तरह के सवाल तब भी पूछते थे। तो इनके लिए कोई मामला नहीं है। राहुल गांधी के पीछे ही हर समय लगे हुए होते हैं, जबकि उनके तरह संवेदनशीलता लाने में भी 10 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आपने 84 सेकंड में अपनी बात रखी। 1.5 मिनट से 5 सेकंड पहले मैंने बीच में टोका भी नहीं। मैं टोक सकता था कई मुद्दों पर। आपने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा में, क्या राहुल गांधी ने यह बताया कि नया साल मनाने जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने यह बताया इजराइल फिलिस्तीन का विवाद सुलझाने जा रहे हैं? क्या बताया राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के बारे में? नेता प्रतिपक्ष ने, इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने क्या बताया अपने विदेश यात्रा के बारे में? क्यों जाना पड़ रहा है राष्ट्रीय शोक के बीच? क्या है इसके बारे में जानकारी? मुझे तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली।
दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का किस तरह से उनकी अंत्येष्टि की गई। मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं कि पीवी नरसिंह राव जी के साथ क्या हुआ था। उस समय मैं 24 अकबर रोड पर मैं खुद मौजूद था और मैंने ये भी देखा है पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल सब गुजरे हैं और यूपीए के दौरान किस तरह से उनके साथ। मैं लौटता हूं प्रणब मुखर्जी की जो बेटी आरोप लगा रही है वो तो अलग रखते हैं अभी, ठीक है, मैं लौटता हूं। कौशलकांत मिश्रा जी, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंत्येष्टि में आपने कमी छोड़ी? पहली बात। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? लालचंद जी, राहुल गांधी जी क्या करते हैं, कहां जाते हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं उठा रही है। राहुल गांधी चिर युवा फुल टाइम कांग्रेस के युवराज हैं और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तो क्या करते हैं इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, पर इस लोकसभा के वो एलओपी हैं, हम एलओपी पे सवाल उठा रहे हैं। एक तो ये क्लियर कर दूं। दूसरी चीज जो मेरे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है लालचंद जी, आप याद कीजिए सरदार पटेल जी का जब देहावसान हुआ था तो उस समय नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके ऑफिस से पहला लेटर जो निकला था ये निकला था कि उनकी गाड़ी वापस तुरंत ली जाए। ये कांग्रेस के डीएनए का कैरेक्टर है कि अगर नेहरू खानदान के इतर कोई भी नेता हो देश के लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राजेंद्र बाबू रहे हो, चाहे सरदार पटेल जी रहे हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हो, चाहे इनके अपने सीताराम केसरी जी रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, इन्हें किसी से मोहब्बत नहीं है, किसी से कोई प्यार नहीं है, किसी से का कोई सम्मान नहीं है, इन्हें केवल अच्छा उनको भी पूरा कर लेने दीजिए ना, उनको भी पूरी कर लेने दीजिए। जैसे आप एकदम 84 सेकंड लगातार बोले ना, उनको भी पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए कौशल जी, बोलिए। अरे भाई मैं तो आपके बीच में चुपचाप बैठा रहा। राहुल जी इतनी जल्दी बौखला क्यों गए हैं? बोलिए बोलिए। सच्चाई है ना जो मैं बोल रहा हूं। और ये बताइए प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या किया था, सीताराम केसरी जी के साथ क्या किया था, शर्मिष्ठा मुखर्जी का स्टेटमेंट जाके, वो तो कांग्रेस बीजेपी की नहीं है ना, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कहा गया, क्या किया नरसिम्हा राव जी के लिए पहले देश में क्या किया आपने, एक समाधि स्थल तक तो नहीं दिया। ठीक है 2000 में आपने 10 हाँ, बिल्कुल 2000 में आपने कैबिनेट नोट में पारित ये किया था कि अब किसी भी राष्ट्रीय नेता के लिए कोई भी समाधि स्थल नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए कॉमन ग्राउंड बनाया जाएगा। ये आपका डिसीजन था जो 2013 में आपने अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? अरे भाई किसको बताइए ना, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? अरे 2018 में। लालचंद जी उनके लिए स्मारक कैसे खोद लिया गया? तो मनमोहन सिंह जी आ रहा हूं अनंत सर, आ रहा हूं। मनमोहन सिंह जी के लिए भी तो सरकार बोली रही है कि हाँ स्मारक बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्येष्टि कहां पे हुई? उनकी अंत्येष्टि निगम को घाट पर करा लेते। और अगर ये तर्क दे रहे हैं कौशल जी का जवाब लेता हूं, फिर आता। हाँ कौशल जी दीजिए जवाब। राहुल जी को ये हो या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, उसको ये बातें चुभती इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का कैरेक्टर ऐसा रहा। ठीक है, हम आज भी मनमोहन सिंह जी के लिए समाधि स्थल की जमीन देने के लिए कैबिनेट नोट पास कर चुके हैं। अरे अंत्येष्टि का समय तो सम्मान दे नहीं सके कौशलकांत जी। अरे आप बता दीजिए ना, निगम बोध घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई है। 7 दिनों का शोक घोषित किया गया है। केंद्र सरकार शोक मना रही है, तमाम राज्य सरकारें शोक मना रही है, बीजेपी पार्टी ने भी अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं। राहुल लाल जी ये तथ्यात्मक बातें हैं, ये तथ्यात्मक बातें हैं राहुल लाल जी। ठीक है, मैं अनंत विजय सर के पास चलता हूं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास। राहुल लाल जी 10 सेकंड अच्छा कीजिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी ये कोई तरीका होता है? ये आकर के बड़बड़ाने लगता है कंटिन्यूअस। मैं जवाब दे रहा हूं, आप चुप तो होइए, आप चुप होइए। नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद पहली बार 2015 में सबसे पहले जमीन दी गई स्मारक के लिए, और 2024 में भारत रत्न देने का काम। राजघाट पर अगर उनकी अंत्येष्टि हो सकती है तो इनकी अंत्येष्टि क्यों नहीं हो सकती थी? इनको निगम बोध घाट पर इनकी अंत्येष्टि क्यों की? इनकी जवाब दीजिए कौशल जी। पूछना चाह रहा है, ये बताइए
मैंने जो कहा, आप तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, आपको केवल एक परिवार में सारा देश नजर आता है। समस्या ये है कांग्रेस अंधी हो चुकी है। जिस तरीके से आप लोग तो चाहते थे कि उनको लिए समाज स्तर ही न दिया जाए, केवल एक परिवार के लोगों के नाम पर, एक परिवार के नाम पर 45,000 से ज्यादा योजनाएं हैं, 45,000 से ज्यादा सड़कें हैं, 500 से ज्यादा योजनाओं का नाम दिया गया एक ही परिवार के नाम पे। किसी दूसरे कांग्रेस के लीडर के लिए नहीं हुआ है, किसी दूसरे प्रधानमंत्री के लिए इतनी योजना नहीं बनाई चाहिए जितनी राहुल लाल जी कांग्रेस के एक परिवार के। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूं। मुझे अनंत विजय सर के पास चलना है। अनंत विजय सर, जो बात अभी उठ रही है उसमें सरदार पटेल से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के प्रणब दादा की सुपुत्री ने जो कहा है, वो तमाम चीजों को देखते हुए नेहरू जी का लेटर वल्लभ पटेल के लिए, सीताराम केसरी के साथ जो हुआ, वल्लभ पटेल, पीवी नरसिंह राव के साथ जो हुआ, उस पर अगर आप कड़ी को जोड़ते जाइए अनंत विजय सर, तो क्या ये बात आती है कि राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर जो सवाल उठ रहे हैं, कल को ये होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसी तरह कहीं हाशिए पर नजर आएंगे क्या कांग्रेस के लिए, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिंह राव जैसे नेता हाशिए पर नजर आ रहे हैं आज कांग्रेस के लिए? सर अनंत विजय सर, आप जरा अनम्यूट कीजिए, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्षमा करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह से लालचंद जी कड़ियों को जोड़िएगा तो एक ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जिसमें नरसिम्हा राव जो पार्टी के अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, कांग्रेस कार्यालय में संभवतः उनकी कोई तस्वीर भी नहीं लगी है। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है, इस पे बहस करके कोई फायदा नहीं। अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का क्यों हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनका प्रश्न ठीक है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार स्मृति स्थल पर हुआ जहां पर बाकी सारे लोगों की समाधियां बनी हुई हैं। क्या कांग्रेस पार्टी स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार चाह रही थी या अलग से बड़े स्थान की मांग कर रही थी? इसको लेकर पहले स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्मृति स्थल पर चाह रही थी तो उनको स्मृति स्थल के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस आजाद भारत के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक बाबू जगजीवन राम की समाधि कहां, इस ओर आप किसी का ध्यान गया है? वो राजघाट के सामने की तरफ है। उनको इस लायक भी नहीं समझा गया कि जहां गांधी परिवार के लोग अंतिम चिर निद्रा में विराजमान है वहां बाबू जगजीवन राम को जगह दी जाए। ये लोग बात करने के लायक नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। हाँ बोलिए राहुल लाल जी, बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जगजीवन राम जी को कहां पे जगह दिया गया और जगजीवन राम की अंत्येष्टि दूसरी साइड में समता स्थल पर। मैं वही तो कह रहा हूँ, समता स्थल के महत्व में क्या कमी है जो उसको अंडर एस्टिमेट करके उस जगह को देखा जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल के सामने। अब उसके बाद नहीं, उसके बाद समता स्थल की कैसी दुर्दशा है उसको मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं बोलना चाहता उसी मैं नहीं बोलना चाहता कि समता स्थल पर क्या होता है। लालचंद जी, ये है कांग्रेस का असली मनोवाद, जहां पर ये अनटचेबिलिटी समाधि में भी रखती है, समाधियों में भी अनटचेबिलिटी करने की कोशिश कर रही है। राहुल लाल जी समाधि में भी अनटचेबिलिटी करती है कांग्रेस। अनंत विजय सर ने आपसे सीधा सवाल पूछा, कांग्रेस ने बोला था कि अंत्येष्टि वहां कीजिए जहां समाधि बनेगी, ठीक है, तो जो स्मृति स्थल है उस पर जो है, क्या कांग्रेस ने कहा कि वहां जाकर के अंत्येष्टि कीजिए? सरकार तो कह रही है पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि भी बनाएंगे, सरकार ये कह रही है साफ तौर पर। लालचंद जी, जो चीजें हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, कांग्रेस का डिमांड वही था कि बिल्कुल वैसा ही व्यवहार मनमोहन सिंह जी के साथ हो, उनके परिवार का, ये कांग्रेस की डिमांड नहीं थी, उनके परिवार की डिमांड थी। तो ऐसा उदाहरण आपको पीवी नरसिंह राव जी के लिए पेश करना चाहिए था, जिनकी आपने दिल्ली में ही अंत्येष्टि नहीं होने दी। लालचंद जी, न कोई स्मृति स्थल और निगमबोध घाट तो छोड़िए, उनकी अंत्येष्टि यहां दिल्ली में नहीं करने दी, हैदराबाद में जाकर करना पड़ा। बहुत सारे विवाद, उनकी समाधि, वो जो आनंद सर ने बोला है ना, आनंद सर ने जो बोला कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन राहुल
राहुल गांधी की राष्ट्रीय शोक के दौरान हमें अब तक समझ में नहीं आया ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो विदेश यात्रा पर जाना पड़ा। कई सवाल उठेंगे। अरे लालचंद जी, नए साल के सेलिब्रेशन में राहुल गांधी, मैं यही कह रहा था कि बीजेपी को आपने मौका दे दिया। 31 तारीख आज है, कल 1 तारीख है, बीजेपी कहेगी नए साल का जश्न मनाने चले गए राष्ट्रीय शोक के बीच। खैर, अभी समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशलकांत मिश्र जी, राहुल लाल जी और अनंत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे संदेश खाली की। करीब 1 साल पहले जाइए, पीछे जाइए, संदेश खाली कितनी चर्चा में थी, कितने विवाद थे, एक बार फिर वहां टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करेंगे संदेश खाली की। वही संदेश खाली जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी करीब 1 साल पहले, तो अब संदेश खाली में फिर से राजनीति गर्मा गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में फिर से गरमाई राजनीति, और टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर से वहां आमने सामने हैं। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे के बाद आज विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जन संजोग यात्रा वहीं पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल सोमवार को संदेश खाली में रैली भी की थी। संदेश खाली हिंसा के लगभग 1 साल बाद कल पहली बार सीएम ममता वहां पहुंची थी। आपको याद होगा इसी साल की शुरुआत में, 2024 की शुरुआत में स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न, और उसमें भी खास तौर पर दलित महिलाओं के, इसका मामला सामने आया था। टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उसके कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगे थे। संदेश खाली में रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बीजेपी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ बीजेपी जन संजोग यात्रा के जरिए पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मुद्दा है उस पर हमला बोल रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, संदेश खाली हिंसा के करीब 1 साल के बाद संदेश खाली पहुंची थी ममता बनर्जी, और उन्होंने कहा बीजेपी के पास पैसा बहुत है, लेकिन बीजेपी का पैसा लेना नहीं, वहां के लोगों से कहा, और कहा कि ये जो पैसा है ये न्याय का पैसा नहीं है। सुनिए जरा। টাকা মাটি মাটি টাকা, এগুলো মানুষের টাকা নয়, এগুলো হচ্ছে অন্যায়ের টাকা। बीजेपी টাকায় হাত দেবেন না। कह रही हैं कि बीजेपी का जो टका मतलब पैसा होता है, बंगाली में उसको टका बोलते हैं, कहें वो माटी के बराबर है, इसलिए उसको मत लेना, क्योंकि वो इंसाफ का टका नहीं, इंसाफ का पैसा नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली में ही जन संजोग यात्रा कर रहे हैं, और उन्होंने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और एनआरसी की मांग की। यहाँ तो बॉर्डर है सातखीरा, तो बांग्लादेश बॉर्डर है हम लोग। यहाँ एनआरसी चाहिए, वी वांट एनआरसी, एनआरसी चाहिए। 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान है बंगाल में, उसको हटा देना चाहिए। सब जोगी जी जो कर रहा है ना, उस तरीके से वहां होगा। मोदी जी का नेतृत्व में विकास, आज जोगी जी का सरकार जो कर रहा है वही होगा। फायर बने हुए हैं लगता है शुभेंदु अधिकारी, कह रहे हैं जैसे जोगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वैसे ही बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल से बाहर करो। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी फायर बने हुए हैं। कल ममता बनर्जी करीब 1 साल बाद संदेश खाली उनको याद आई और वहां पर जाकर बीजेपी पर हमला किया, तो आज बीजेपी भी सुपर एक्टिव हो गई है क्या?
देखिए बीजेपी काफी समय से सुपर एक्टिव है पश्चिम बंगाल में की राजनीति में, और जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्य तौर पर सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से, तब से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो पिच तैयार करती है, ममता बनर्जी को गाहे बगाहे या मजबूरन उस पिच पर खेलना पड़ता है। देखिए 1 साल बाद भले ही ममता बनर्जी संदेश खाली गई हैं, जो भी कार्यक्रम रहा, लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि 1 साल क्यों लगे, और जब संदेश खाली के जो पीड़ित थे उन पर मरहम लगाने का काम ममता बनर्जी ने क्यों नहीं किया था, और जब टीएमसी के एक नेता पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे थे तो उनको बचाने का काम, ये ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगे थे कि जितना संभव हो सका था उनको बचाने का काम किया गया था टीएमसी सरकार के द्वारा, ममता बनर्जी सरकार के द्वारा। तो इसका जवाब ममता बनर्जी को देना होगा, ये बात बीजेपी कहती है। और अब जब आप संदेश खाली जाती हैं, कहती हैं कि बीजेपी का पैसा मत लेना, तो आप क्या कहना चाहती हैं? केंद्र की योजनाओं को रोकने का काम ममता सरकार पश्चिम बंगाल में करती रही है, बीजेपी का आरोप रहे। आयुष्मान योजना हो या फिर आवास जैसी योजनाओं में गड़बड़ी की बात का आरोप भी लगती रही। तो ये अब एक तरह से बीजेपी की जो एक आरोप है उस पर ममता बनर्जी जाती हुई एक तरह से उस पिच पर जवाब देती हुई नजर आती है। बीजेपी जो है, बीजेपी घुसपैठ और एनआरसी के मुद्दे को काफी ज्यादा आगे कर रही है, और कोशिश बीजेपी की कि 2026 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बने पश्चिम बंगाल में। देखिए ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ अभी से ही दिखाई दे रहा है। आज आपने अभी सुनाई कि क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि 1 करोड़ रोहिंग्या या बांग्लादेशी वो पश्चिम बंगाल में है और वहां एनआरसी लागू होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ममता बनर्जी और टीएमसी भी इस बात को समझती है लालचंद्र। तभी आप देखिए कि जो अभी संसद सत्र खत्म हुआ है उसमें बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर एक तरह से कहना पड़ा टीएमसी को कि केंद्र सरकार के वो साथ है और केंद्र सरकार उसमें जो भी कार्रवाई करे उस पर ममता बनर्जी और टीएमसी साथ खड़ी है। तो ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इस बात को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि वो अपने तौर पर इसका जवाब देना चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब इस मुद्दे को केवल बयानों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि अब एक तरह से जनता के बीच ले जा रही है कि देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तभी तो शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पर उतर गए। ठीक है, बांग्लादेशी है। ठीक है, ममता बनर्जी को भी सीए का समर्थन करना पड़ा था, अब एनआरसी को लेकर बीजेपी मैदान में उतर गए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए, इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। तो शुभेंदु अधिकारी अपनी यात्रा में बोल रहे थे इस समय कि योगी जी के यूपी की तरह होना चाहिए, यानी कि जो घुसपैठियां उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में संभल का मुद्दा बड़ा गर्म है, तो संभल में समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल तुर्की व तुर्की चल रही है। तुष्टीकरण के मामले में समाजवादी पार्टी के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, कुछ नई बातें भी हुई हैं। संभल में हुए बवाल को लेकर जांच तो जारी है पुलिस की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सपा ने क्या पहले ही क्लीन चिट दे दी क्या? ये सवाल क्यों उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आरोपी के परिवारों से मुलाकात की है और पैसे भी दिए उनको। जिन 5 लोगों की मौत हुई थी बवाल के दौरान, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, और उन्हीं के परिवारों को जाकर पैसा दे दिया जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही। और इन सब के बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक विवादित बयान दे दिया। कहा लखनऊ का जो सीएम आवास है उसमें तो शिव मंदिर दबा हुआ है। यह अखिलेश यादव के बयान है। और यह भी कहा कि मुख्यमंत्री आवास की सबसे पहले खुदाई होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा। तो बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को सनातन का अपमान बताया और कहा कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव सनातन की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। और बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर, उन्होंने भी कहा अखिलेश को पता था तो सीएम आवास में रहते हुए कुछ किए क्यों नहीं, वो भी तो वहां रहते थे। ये भी कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव सनातन की भावनाओं का क्यों उड़ा रहे हैं मजाक? तो जिस बयान को लेकर, अखिलेश यादव के जिस बयान को लेकर बवाल मचा है कि सीएम हाउस में भी शिवलिंग है, वहां खुदाई होनी चाहिए, वो बयान पहले सुनिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है,
इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव चाहे मजाक कर रहे हो या हकीकत बोल रहे हो, उन पर कई सवाल हैं। मजाक कर रहे हैं तो सवाल तो है ही, और हकीकत है, मजाक कर रहे हैं तो सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं, और हकीकत है तो ये कि मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए क्या किया उन्होंने। तो सुभाष सपा के नेता ओपी राजभर ने यही कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के खिसकने के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई। तो क्या अखिलेश यादव ये बयान देकर के और आरोपियों के घर में पैसा देकर के फंस गए? क्यों सवाल इतने उठ रहे हैं? रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से, और लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी नब्ज पर हाथ रखने वाले और समझने वाले रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जब पुलिस जांच जारी है तो पैसा कैसे दे दिया? क्या उनको क्लीन चिट और निर्दोष मान करके पैसा दे दिया क्या सपा ने, सपा के प्रतिनिधिमंडल ने? देखिए लालचंद, ये जो पूरी घटना है, अगर आप संभल के पूरी घटना को उठा के देखेंगे तो उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी है। वर्ग के खिलाफ मुकदमा इसलिए लिखा गया कि पुलिस को पता है कि इस पूरी जो घटना, जहां पत्थरबाजी हुई थी, जहां गोली कांड हुई थी, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के वो नेता थे जिन्होंने इसको उकसाया था। जो विधायक है उनके बेटे का नाम उसमें दर्ज है। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही, ये घटना ही उनकी उलझाई हुई है। और जिन लोगों ने उनके लिए काम किया है उनके पास तो जाएंगे ना 5 लाख देने। तो ये समाजवादी पार्टी का नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर कानून के लिहाज से देखा जाए तो वो गलत है। लेकिन समाजवादी पार्टी कानून नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी वही जो हल्ला बोल हाईकोर्ट पर करवाती थी। मुलायम सिंह का दौर याद करिए, बिल्कुल याद है। चलो मुलायम हल्ला बोल, और हाईकोर्ट पे हल्ला बोल दिया था। याद है। अब जरा अखिलेश यादव के उस बयान पर आ जाइए रामेंद्र, अखिलेश यादव के उस बयान पर आ जाइए। क्या था ये? मजाक था? सनातन के साथ मजाक था? और अगर हकीकत है तब तो और भी सवाल हैं कि आप क्या कर रहे थे सीएम हाउस में फिर? देखिए लालचंद, ये सवाल अखिलेश पर है कि देवाधिदेव महादेव ना हंसी के पात्र हैं और ना ही राजनीति के पात्र हैं। क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा नहीं। आप भाजपा को कुछ कहिए, आप कांग्रेस को कुछ कहिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर सनातन संस्कृति का अपमान करेंगे तो उसका खामियाजा भी आपको उठाना पड़ेगा। और कुंदरकी ने बताया है कि केवल इस तरीके की उल जलूल हरकतों से आपका वोट नहीं बढ़ेगा। जहां 65% मुसलमान वहां से भाजपा जीत के आई है, ये आंख खोलने के लिए काफी है कि आप राष्ट्र का सम्मान करिए, आप कानून का सम्मान करिए, आप लोगों के धर्म का सम्मान करिए, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनके साथ उनके धर्म का सम्मान करिए। अगर ये नहीं करेंगे तो कुंदरकी पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जा सकता है। ये अखिलेश को समझना चाहिए, इसको नहीं समझ पा रहे हैं। रामेंद्र, अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी से ज्यादा तगड़ा हमला तो ओपी राजभर ने कर दिया है। देखिए राजभर, अगर आप यहाँ के उत्तर प्रदेश की राजनीति जानिए तो गंगा के किनारे कई मंदिर हैं जो राजभरों का स्थापित कराए हुए हैं। और रायबरेली से लेकर के गंगा का जितना किनारा है, राजभरों ने वहां शिव मंदिर बनाया और शिव के पूजक थे राजभर। कई अभी मंदिर मिले जो दलितों ने मंदिर बनवाए, जिनको मुस्लिमों के कारण छोड़ के आना पड़ा है। तो सब वो धर्म के प्रति आबद्ध हैं, उनको वो धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा तो रिएक्शन आएंगे। राजनीतिक रिएक्शन कम है, ये मन का रिएक्शन ज्यादा है कि देवाधिदेव महादेव के खिलाफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने चाहे मजाक में कहा हो या फिर सीरियसली, अखिलेश यादव का ये बयान विवादों में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।